गुड मॉर्निंग। ये है S2 पेपर का यूनिट 2। इसमें हम यूनिट 2 पूरा जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो देखने से पहले शांति से कहीं पर बैठ जाइए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। और इसमें सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही हम लाए हैं और टोटल इसमें मतलब देख लीजिए आप खुद ही कितने अच्छे से हम डिस्कस करके आप लोगों के लिए लाए हैं। आप शांति से बैठ के देख लीजिए, इसको टोटल आपको समझ में आ जाएगा। भले लाइव नहीं है, लेकिन अगर आप अस्थिर से नहीं देखेंगे तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो लंबा होगा ना तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो 3 डॉट होता है यहाँ पर आकर के यूट्यूब में आप वीडियो को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। यदि फास्ट कर देंगे तो वो आपके लिए सही होगा कि आपका समय बच जाएगा और आप देख भी लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा। देख लीजिएगा, अगर आपको वैसा लगे तो वैसा कर लीजिएगा, वरना जैसा ठीक लगे। ठीक है, अब देखते हैं बाल विकास क्या है। दूसरा यूनिट है हमारा बाल विकास और सीखना। बाल विकास और सीखना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब बच्चे का जो विकास होता है, विकास के दौरान वो किस प्रकार से सीखता है। जैसे प्री चाइल्डहुड में हम लोग बोलते हैं कि बच्चा प्री गैंग एज बोल देते हैं उसको, है ना। तो ये सब जो हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मतलब हमने अध्ययन किया है कि किस स्तर में बच्चे का विकास किस प्रकार से होता है। ये नहीं है कि अब 2 साल के बच्चे को हम 10th का मैथ सिखाएंगे, सीख पाएगा? नहीं ना सीख पाएगा। तो यही है कि 2 साल के अंतर्गत हम 2 साल तक बच्चे में किस प्रकार से विकास हुआ, हम क्या क्या समझा सकते हैं, कितना वर्ड स्टॉक हुआ है उसमें, है ना। 5 साल तक होता है 3-4 हज़ार लगभग वर्ड स्टॉक हो जाता है भाषाई विकास में देखेंगे तो। अब है बाल विकास और सीखने में अंतर संबंध। बाल विकास क्या है? बाल विकास बच्चों का विकास। सबसे पहले कि अच्छा इसको हो ही गया, बालकों का विकास अर्थात बाल विकास से तात्पर्य बालकों की समुचित विकास है। समुचित विकास से अर्थ विकास में वैसे खुद समुचित प्रक्रिया आ जाता है। विकास जिंदगी भर का प्रोसेस है, कर लीजिए, मरने के बाद ही ये खत्म होता है, वरना ये जिंदगी से मतलब जब तक गर्भ में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से डेथ तक ये प्रोसेस चलता है डेवलपमेंट का। तो इसमें जितने भी पक्ष आ जाते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव आ जाएगा, क्वालिटेटिव आ जाएगा, ये सारे पक्षों का विकास बाल विकास ही कहलाएगा। ठीक ना। अब विकास है, बाल विकास तो वही है, ये सब कुछ खास नहीं है। यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना। क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। जिससे बच्चा जन्म लेता है तो क्या तुरंत वो लंबा रहता है? नहीं ना। जब वो जन्म लेता है तो लगभग 1 फीट या 7-8 इंची का होगा, 7-8 इंच का होगा। उसके बाद 1 साल 2 साल में वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इस तरह से उसमें हाइट बढ़ता है, वो भी एक सीक्वेंस में होता है। तो यही सब है बाल विकास। विकास का क्रम या सीक्वेंस जिसको बोलते हैं वो एक होता है। अब जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म लेता है तो वो रोता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा हंसने लगता है। तो यही है विकास का सीक्वेंस, सभी में ये सेम होगा, लेकिन विकास का दर जो होता है वो उलटफेर हो सकता है। किसी में ज़्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। कोई बच्चा 2 वर्ष तक ही बहुत अच्छा बोलने लगेगा, कोई है कि 5 वर्ष भी हो गया नहीं बोल पाएगा। यही है, और ये विकास का सिद्धांत है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि सीटेट में आता है। अच्छा, सीटेट की तुम तैयारी कराते, लेकिन यहाँ पर वक्त ही नहीं है, नहीं तो हम टोटल करवा देते। सिर्फ 1 महीना भी मेरे लिए इनफ है, 1 महीने में हम पास करने की गारंटी तक लेंगे। लेकिन समय अब लगभग 9 के बराबर बचा है। ठीक है, अब विकास की जो अवस्था है, स्टेज, वो एक मानक रूप में जो दी जाती है वो यही है। हम लोग या एक शिक्षण एरिया में आने से, शिक्षण शास्त्र के एरिया में आने से पहले आप यही व्यवस्था को जानते होंगे। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड, इसी 4 को जानते होंगे, जो कि इस तरह से चलता है। जन्म से 5 वर्ष, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी को दिया जाता है। लेकिन जैसे हम शिक्षण शास्त्र के एरिया में आते हैं, साइकोलॉजी के एरिया में आते हैं, तो हमको इस तरह से विशेष अध्ययन के लिए हम लोग अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, उसके लिए हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। गर्भावस्था जो कि 9 महीने तक होता है, 280 या 290 दिन होता है। 290 भी
हो सकता है। अगर आपको सीटेट में 290 आ जाए तो बिल्कुल 290 भी मार सकते हैं, 280 ना हो तो। 42 से 37 सप्ताह होता है, 47 सप्ताह होता है, 42 टू 47 वीक्स होता है। अब होता है शैशवावस्था, इन्फेंसी, बर्थ से जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, दोनों चाइल्डहुड है। इसको अच्छे से बोले ना, अच्छे से इसका क्या बोल पाए, अध्ययन कर पाए, इसके लिए जो है कि ये इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं कि इन सबको इस तरह से बांटा गया। देखिए, बाल विकास के अच्छे तरीके से सुदृढ़ अध्ययन है तो इस तरह से दिया गया। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल, 6 से 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था इसके बाद आ जाता है 12 से 18, अडोलसेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद अडल्टहुड जो कि 18 साल से ऊपर चलता है, 18 वर्ष से। फिर बाल विकास के अध्ययन के आयाम, प्रकार या फिर क्षेत्र क्या क्या ये जान ले रहे हैं। ये एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डीएलएड एग्ज़ाम में। ये आपको सीटेट पर्पज़ से बता रहे हैं हम, ठीक ना। एग्ज़ाम में आपको जो पूछेगा वो बाल विकास को सिर्फ का कॉन्सेप्ट से आपको आना है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा बाल विकास या फिर किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम, बाल विकास किस प्रकार से बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो अब आपको तो बाल विकास को तो लिखना पड़ेगा कि बाल विकास ये के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। जैसे लिखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बाल विकास किस प्रकार से बच्चों के अधिगम, किस प्रकार बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है, बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है ना। बाल विकास किस प्रकार से बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप इसमें क्या करिएगा, पहले बाल विकास के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दीजिएगा, फिर सीखना के बारे में दीजिएगा जिसको कि अधिगम बोलते हैं। गलती कितना लिखा रहा है। फिर है कि अधिगम के बारे में थोड़ा सा दे दीजिएगा, फिर कुछ मनोवैज्ञानिक का विचार दे दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा, इसमें परिपक्वता तो सबसे ज़्यादा आता है ना, बाल विकास में जो सीखने को प्रभावित करता है। अब आते हैं, थोड़ा टॉपिक से बाहर हो गए थे, टॉपिक से नहीं था। बाल विकास के आयाम, डोमेन्स या फिर क्षेत्र, ब्रॉड डोमेन में यही 4 ठो आता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है, इसमें हम टोटल जोर भी दिए हैं, इस आयाम में और कौन सा आ सकता है। अब आता है पहला शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं कार्यात्मक विकास या चालक विकास भी बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट। ये आता है आपको शारीरिक विकास के ही अंदर आता है, ठीक नहीं, इसको जान लीजिए। फिर है मानसिक विकास, इसको या फिर संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट। भाषाई विकास इसी के अंतर्गत होता है। अब आता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये सिंगल है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, ये अलग है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शारीरिक विकास वही शरीर में परिवर्तन, और चालक विकास या मोटर डेवलपमेंट है, शरीर तो हमारा हो चुका है, मान लेते हैं 5 वर्ष 6 वर्ष तक बच्चे का शरीर इस हद तक हो गया कि अब वो खुद से काम कर सकता है, खुद से स्नान कर सकता है। तो वही स्नान कर पाना, या फिर कह लें आर्म्स एंड लेग्स की कॉम्बिनेशन, या फिर शरीर के अंगों का एक दूसरे के साथ तालमेल, मतलब लिख पाना, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा लिख पाना, ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा दौड़ पाना, चल पाना। तो इन सबको कॉम्बिनेशन हम कर पाएँ, यही हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। शरीर तो हो चुका, अब उसका विकास, उसके काम कर पाना, शरीर के अंगों का ठीक ढंग से काम कर पाना, वही होता है हमारा चालक विकास या फिर मोटर डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ये होता है। फिर आता है सामाजिक विकास। समाज या समाजीकरण कह लेंगे, समाज के गुणों को समझना, जानना और फिर उसके आत्मसात कर लेना, सामाजिक मानदंडों को अपने अंदर जोड़ लेना और उसके अनुरूप ढल जाना, सामाजिक विकास कहलाएगा। फिर संवेगात्मक विकास, हमारे संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है, भय, क्रोध, घृणा, मतलब कह लें ऐसी संवेग, जैसे डर है, गुस्सा है, घृणा वगैरह जो होता है, ये सारा चीज़ किस में आएगा, संवेगात्मक विकास में। किस प्रकार से होता है
बच्चे में तो गुस्सा नहीं होता है, जो बच्चा जन्म लेता है उसमें तो गुस्सा नहीं होता है, वो सिर्फ हंसने जानता है। अगर उसको कुछ होता है वो तो गुस्सा का फीलिंग दिखाने नहीं जानता। कुछ भूख लगता है तो वो रोकर प्रदर्शित करता है ना अपने संवेग द्वारा। फिर अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखना इसको लर्निंग बोलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही सीखना है। इसके बारे में वैसे पिछला वीडियो जाना हुआ एक बहुत बड़ा, यानी वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ कहते हैं अधिगम या सीखना विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। इस दोनों में कम से कम एक दो ठो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। यदि पूछेगा तो आप अच्छे से दे दीजिएगा। और एग्जाम में आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, ये क्वेश्चन उम्मीद है रहेगा, पिछले बार रह चुका है। अधिगम या सीखना व्यवहार में परिवर्तन विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ कहता है। गिलफोर्ड कहता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। स्किनर कहता है सीखना व्यवहार में सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। फिर है अधिगम और बाल विकास में संबंध। ये चीज़ हम पहले थोड़ा सा बताए थे, अब इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अधिगम तो हम जान लिए, बाल विकास भी जान लिए। अब इन दोनों में संबंध क्या है, विशेषकर विकास एवं परिपक्वता में संबंध देख लीजिए। अधिगम एवं परिपक्वता में संबंध, किस प्रकार से मैच्योरिटी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार आ चुका है, इस बार भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। सीटेट में भी रहता है ये, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो हमको डीएलएड के फेज से भी जानना है, इसको लंबा सा जानना है। परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है जो किसी निश्चित आयु अथवा विकास के पश्चात आता है या होता है। क्या समझ में है? परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक निश्चित आयु के बाद ही कोई निश्चित चीज़ें सीख पाता है। जैसे हम शुरू में उदाहरण दिए थे, क्या हम 2 साल के बच्चे को 10 क्लास का मैथ पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। उसकी जब आयु 14 साल 15 साल से ऊपर हो जाएगी या इस अंतराल में आ जाएगी तो ही हम उसको इस स्तर से सिखा सकते हैं। या फिर वो 10th क्लास में चले जाएगा तभी ना हम उसको सिखा पाएंगे। यही है परिपक्वता। तो उसके शरीर में परिवर्तन हुआ जिससे उसके मानसिक परिवर्तन भी हो जाता है। शरीर में परिवर्तन होता है तो वो ऑटोमेटिक मानसिक परिवर्तन भी होता है, जो किसी निश्चित आयु अथवा विकास के पश्चात आता है ना। अब आता है परिपक्वता का कुछ प्रतिमान है जिससे हम समझते हैं कि हाँ परिपक्वता आ गया है। बच्चे में अधिग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। बच्चे में एक जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्वता के कुछ प्रतिमान है, जैसे एक्विजिशन के क्या एबिलिटी आ जाता है, वो उसको किसी को भी अर्जित करने लगता है कुछ भी। जैसे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, एक चीज़ हम लोग समझने के लिए देख लेते हैं। कहा जाता है कि अधिगम जो है, इसमें आपको एक नाम बहुत अच्छा सुने होंगे, चॉम्स्की। अच्छा, चॉम्स्की ये कहते हैं भाषा अर्जन की जो क्षमता वो बच्चों में जन्मजात होती है, वो जन्म से ही लेकर आता है। ये शक्ति बच्चे में जन्मजात होती है। मतलब हम उसको कुछ बोले या कुछ उसके साथ करे, उसको सिखाए या नहीं करे, सिखाए, वो स्वाभाविक रूप से जो है कि वो भाषा को अर्जित करेगा ही। जब समाज में पैदा हुआ तो समाज की भाषाओं को, परिवार की भाषाओं को सीखेगा ही। यही चॉम्स्की कहते हैं। तो अर्जित या अधिग्रहण यही हुआ कि वो अर्जित कर पाएगा, मतलब उसमें एबिलिटी है। ये एबिलिटी बच्चे में जन्म से ही है भाषा को अर्जित करने की। ये किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा। ये भी सीटेट में पूछता है, सीधा सीधा पूछ देता है। फिर इसके बाद धारण करने की क्षमता आ जाएगा, रिटेंशन करने की क्षमता आ जाएगा। फिर है प्रत्यास्मरण, रिमेम्बरेंस। फिर है रिलेशन बिटवीन, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी सम डिफरेंस, इसको जानना है थोड़ा। व्यवहार में परिवर्तन अर्थात अधिगम परिपक्वता के कारण भी होता है, परंतु अधिगम के हो जाने से परिपक्वता आएगी आवश्यक नहीं है। ये हम कुछ देखिए कितना सारा टॉपिक लिखा हुआ है, एक एक करके हम सबको समझेंगे। अब देख लेते हैं व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम देखिए, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम से भी होता है। अधिगम का अर्थ ही होता है व्यवहार में परिवर्तन। और परिपक्वता जो आता है वो भी व्यवहार में परिवर्तन लाता है।
तो यदि परिपक्व हो जाएगा बच्चा तो उसमें अधिगम करने की क्षमता आ जाएगी, वो सीख जाएगा। बहुत गलत लिखा रहा है हमसे। यदि बच्चा परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें अधिगम करने की क्षमता या फिर वो उसके एबल हो ही जाएगा। लेकिन जो अधिगम कर पाएगा वो परिपक्व हो जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। जो शारीरिक रूप से परिपक्व हो गया, जो शारीरिक मानसिक रूप से मान लेते हैं 10-15 साल का हो चुका है, ठीक, शारीरिक रूप से हो गया। अब जो वो बच्चा में करता था, अब तो वो नहीं करेगा, तो उसमें परिपक्वता आ गई है, अब वो नहीं करेगा, अब वो सीख चुका है। लेकिन क्या जो सीख लेगा इस चीज़ को बचपन में ही, वो परिपक्व हो जाएगा? नहीं ना होगा। वो सीखा वो अलग बात है, लेकिन वो 10 से 12 साल में वो जा चुका है, वो परिपक्व हो चुका है। अब वो जो सीखा है वो अस्थायी हो चुका है उसका। परिपक्वता एक निश्चित अवस्था तक ही होती है, जबकि अधिगम निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। अधिगम भी परिपक्वता एक निश्चित आयु तक ही होती है ना। अभी सब में क्या समझाया जाए, शॉर्ट ही है, कुछ समझ में आ रहा है। अधिगम तथा परिपक्वता दोनों में व्यावहारिक परिवर्तन होता है। दोनों द्वारा, अधिगम द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन होता है और परिपक्वता से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, परंतु परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन अस्थायी होता है। अभी हम जिक्र कर चुके थे। जब परिपक्वता आ जाएगी तब वो सीखेगा, तब जो उसमें परिवर्तन होगा वो अस्थायी होगा। लेकिन अधिगम द्वारा है क्या, अगर आपको अधिगम किसी चीज़ का हम कोई चीज़ सिखा दिए, फिर उसके बाद है क्या कि आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, समय समय पर आपको मोटिवेशन का भी ज़रूरत पड़ जाएगा। लेकिन अधिगम में, ये परिपक्वता में ये बात नहीं है। परिपक्वता आ गया तो वो सीखेगा ही सीखेगा, और वो जब सीखेगा या सीख लेगा तो उसमें रह जाएगा, फिर वो अस्थायी रहेगा। परिपक्वता के कारण व्यक्ति में योग्यता का विकास होता है, एबिलिटी डेवलप होता है। इसमें अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी चीज़ की योग्यता आ गई, वो कोई चीज़ सीख लिया, कुदाल चलाना सीख लिया, तो इसमें उसको अब अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सीख लिया, वो लाइफ लॉन्ग रह जाएगा, उसका ज़िंदगी भर वो सीखा हुआ रहेगा उसके पास कुदाल चलाना। परंतु अधिगम के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो किसी चीज़ का अधिगम कर लिया है, कोई चीज़ सीखा है, अभी जैसे यही चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं या यही चीज़ सीख रहे हैं, अब आप ये चीज़ सीख लेने के बाद है क्या कि आपको इसको खुद से पढ़ना होगा, खुद से लिखना होगा, हो सकता है कुछ याद करना पड़ेगा, तो आपके वो लाइफ में ऐड हो पाएगा, आपके मेमोरी में ऐड हो पाएगा, तभी वो आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। यानी अधिगम के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ी, परिपक्वता के लिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। परिपक्वता के कारण शारीरिक अथवा मानसिक परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन अधिगम में क्या है, शारीरिक परिवर्तन तो होता नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन होता है जिससे मानसिक परिवर्तन हो जाता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में भी परिवर्तन होता है एवं अधिगम से भी परिवर्तन होता है। ये कुछ समानता है ना, एक जैसा है। इन दोनों में समानता को दिखा रहा है कि परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होता है और अधिगम से भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जन्म के पश्चात शुरू हो जाता है। जन्म लेता है, बच्चे में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बच्चा पहले अंगूठा चबा अंगुली को मुंह में या फिर अंगूठा मुंह में लेकर के दिखाता है कि हाँ भूख लगा है। जैसे जैसे परिपक्व होता रहता है, फिर रोना शुरू करता है ना, फिर वो बोलना शुरू करता है। यही है, शुरू हो जाता है, जो कि जीवन भर चलता है। परंतु परिपक्वता के क्रमानुसार सेक्वेंस में व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब जैसे कि हम बताएं, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जन्म के पश्चात शुरू हो जाता है, लेकिन जीवन भर चलता है। परंतु परिपक्वता में जो परिवर्तन होता है वो एक क्रम से चलता है। 2 वर्ष तक बच्चा में जो परिपक्व हुआ है वो अलग टाइप का परिपक्व है। 4 वर्ष में अलग तरह की परिपक्वता आएगी।
6 वर्ष में अलग तरह की परिपक्वता आएगी। जो बाल विकास की अवस्था है 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, तो इस तरह से इस एक दिखाया गया परिपक्वता की अवस्था या विकास की अवस्था, तो इस तरह से उसमें चलेगा। 0 से 2 वर्ष तक जिस प्रकार है उस प्रकार वो 6 से 12 में नहीं रहेगा, ये 2 से 6 में नहीं रहेगा। यही दिखाया गया। कहने का अर्थ है कि परिपक्वता के क्रमानुसार व्यवहार में परिवर्तन होता है। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चे का व्यवहार होगा वही 2 से 6 में नहीं रहेगा, एक क्रम के अनुसार बदलता रहता है। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। हम बताए हैं, शुरू में ही बता चुके हैं। अधिगम हम समाज द्वारा, परिवार द्वारा अर्जित करते हैं, ये जो क्षमता है अधिगम करने की। लेकिन परिपक्वता आप कोई कुछ करे या ना करे, समाज द्वारा से इंटरेक्ट हो या ना हो, आप में परिपक्वता आएगी। फिर उसके बाद आप स्वतः ही सीखने का प्रयास करेंगे। अर्थात जब व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसमें परिपक्वता आएगी ही, परंतु अधिगम की प्रक्रिया के लिए बालक निर्योग्य भी हो सकता है, या फिर अधिगम के लिए घर परिवार, लोग, वातावरण, दोस्त, समाज, विद्यालय आदि की आवश्यकताएं होंगी। बिना इसके अधिगम में दिक्कत आएगी। देख लीजिए, अधिगम निर्योग्य बालक, अधिगम में निर्योग्यता भी आ सकती है। हो सकता है कोई बालक नहीं सीखेगा, परिपक्वता में भी आ सकता है। कुछ बालक उस आयु तक भी परिपक्व नहीं हुआ, तो ये आ सकता है, इसमें भी निर्योग्यता आ जाएगी। या फिर अधिगम के लिए घर परिवार इन सब की आवश्यकता होगी। परिपक्वता जब आया है, लेकिन परिपक्वता में ये बात नहीं है, जब परिपक्वता आएगा तो बालक सीख जाएगा स्वतः ही। अधिगम निर्योग्य, ये एक बात याद रखिएगा। इसका भी अभी आगे है, जिक्र किया जा चुका है, इसमें है इस वीडियो में। उसके बाद है परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों स्थिति में। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों स्थिति में होता है, परंतु अधिगम के लिए केवल अनुकूल स्थिति है। केवल अनुकूल स्थिति में ही अधिगम द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होगा। मतलब हम कुछ कक्षा में पढ़ा रहे हैं और बगल में शोरगुल हो रहा है, तो क्या बच्चा सीखेगा? क्या हम बच्चा पढ़ पाएगा सही तरह से? सही से क्लास में लाइट ही नहीं आ पा रहा है, क्या पढ़ पाएगा बच्चा सही से? हम सिखा पाएंगे बच्चे को? तो क्या है कि अधिगम के लिए केवल अनुकूल परिस्थिति में ही ये संभव है। अधिगम अनुकूल स्थिति में संभव है। अधिगम बाह्य कारक के अनुरूप होता है। जैसा बाह्य कारक होगा वैसा हम अधिगम करेंगे। अब जैसे कोई समाज है जहाँ सभी लोग IAS IPS है, शिक्षित समाज है, शिक्षित समुदाय है, शिक्षित परिवार है, तो बच्चा क्या होगा वहाँ? स्वतः ही वो, मतलब उसको कुछ बोले या ना बोले, उसमें आंतरिक मोटिवेशन होगा कि जब ये है तो हम क्यों नहीं बनेंगे, हम भी उसी एरिया में, ना चाह के भी वो उसमें पुनर्बलन हो जाता है, तो वो उस एरिया में चल जाता है। जैसा समाज, वातावरण, परिवार आदि होगा वैसा ही अधिगम होगा। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, परंतु परिपक्वता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिपक्वता को समाज, वातावरण, परिवार आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिगम बाह्य कारकों, उद्दीपकों से प्रभावित होता है ना, परंतु परिपक्वता बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होता। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक होता है। मतलब कोई समाज है, अभी हम बता चुके हैं, और कोई समाज ऐसा है जहाँ शराब, हर तरह की मतलब गंदगी, वाहियात चीज़ सब चलता है, तो बच्चे क्या होगा वहाँ? वैसा ही उसके मानसिकता का विकास होगा, उसमें बुद्धि का विकास उसी तरह से होगा, वो वही चीज़ सीखेगा, ना चाह कर भी वो उस चीज़ को सीख लेगा। फिर परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं होती है, लेकिन अधिगम पूरी तरह परिपक्वता पर आधारित होता है। किसी बच्चे को हम बताना चाह रहे हैं, 8 क्लास का बच्चा है, उसको हम 10 क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, 12 क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, वो सीखेगा? नहीं सीखेगा। हम कितना प्रयत्न कर लेंगे, नहीं सीखेगा। लेकिन जब वो कक्षा में 10 क्लास में, 12 क्लास में चले जाएगा, तो वो खुद 10 क्लास 12 क्लास का मैथ बनाना शुरू कर देगा, मैथ समझना शुरू कर देगा, विज्ञान समझना शुरू कर देगा, तथ्यों को समझना शुरू कर देगा,
है ना। तो परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं होती है, लेकिन अधिगम जो है कि पूरी तरह परिपक्वता पर आधारित होती है। यहाँ तक कि अधिगम के लिए परिपक्वता अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं परंतु नहीं सीखता है, लेकिन परिपक्व हो जाने के बाद स्वयं सही गलत समझ लेता है एवं सीख लेता है। जिस तरह अभी हम शिक्षा के क्षेत्र में बताएं या फिर व्यवहारिक में देखा जाए, बच्चे को हम बताते हैं कि बच्चा बाबू बाहर मत जाओ, बेटा बाहर मत जाओ, लेकिन वो नहीं समझता है। उसके साथ मत खेलो, वो गलत लड़का है, लेकिन वो नहीं समझता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वो परिपक्व होने लगता है, वो समझने लगता है कि नहीं, वो लड़का गलत है, वो गलत व्यवहार करता है, उसमें समझ नहीं है, तो वो खुद जब परिपक्व हो जाएगा तो उसका साथ छोड़ने लगेगा। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन होगा, ये स्वाभाविक है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिसमें अभिप्रेरणा, पुनर्बलन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। परंतु अधिगम में अभिप्रेरणा, अधिगम में मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी जानना है, ये भी आपको सीटेट में पूछ सकता है। फिर है सीखने की योग्यता एवं निर्योग्यता। जब बच्चे अपनी योग्यता अथवा परिपक्वता के अनुरूप सुगमतापूर्वक अधिगम कर पाते हैं तब उन्हें अधिगम की योग्यता वाले बालक कहेंगे, एवं सुगमतापूर्वक अधिगम न कर पाने वाले बालकों को अधिगम के लिए निर्योग्य बालक की श्रेणी में रखेंगे। अब अधिगम के लिए निर्योग्य बालक कौन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो सुगमतापूर्वक अधिगम न कर पाए, कक्ष में हम पढ़ा रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और है, वो ध्यान नहीं रख पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है सही से, समझ नहीं पा रहा है, तो यही है अधिगम निर्योग्यता। अब बच्चों में निम्न प्रकार की अधिगम निर्योग्यताएं हो सकती है। मुख्य रूप से आपको ये 4 बताया जाएगा कहीं भी, और इसी 4 का एग्जाम में पूछता भी है। हम ये 7 लिख दिए हैं, उसको बस जानने के लिए। हो सकता है सीटेट का पैटर्न बदलता जा रहा है, कुछ से कुछ बोलते। ये सब डीएलएड में भी जो एग्ज़ाम होगा अभी, उसमें भी आएगा, उसमें भी लिखना है अच्छे से, लेकिन ये उसमें 4 ही लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। उसमें 4 ही लिखिएगा, और सीटेट वाले का दिमाग कभी भी घूम सकता है, इसीलिए जब हम पढ़ा रहे हैं, जब वीडियो बन रहा है तो दोनों पर्पज से बन जाए, क्या दिक्कत है। वाचन या पठन संबंधी निर्योग्यता। जब बच्चे को पढ़ने में निर्योग्यता आता है, मतलब हम उसको जब हम बच्चे को बोल रहे हैं बच्चा इसको पढ़ो, ये ई है, उसका जो दिमाग है, ये जो दिमाग है उसमें उसको घूम रहा है कि नहीं ई ऐसे होता है। जैसे किसी मूवी में देखे होंगे आप, दिखाता है, जैसे ईशान जो तारे ज़मीन पे है, उसके दिमाग में दिखाता है कि वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो पठन संबंधी निर्योग्यता है कि उसको पढ़ने में दिक्कत आएगा। अच्छा एक बात, जब कोई पढ़ ही गलत पा रहा है, पढ़ने में ही दिक्कत आ रहा है, तो लिखेगा भी गलत। जब वो ई को इस तरह से समझ रहा है तो वो ई को इसी तरह से लिखेगा ना। हम बोलेंगे बेटा ई लिखो, तो वो इस तरह से लिख देगा। तो लेखन संबंधी योग्यता एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी लेखन और पठन दोनों इसमें आ जाता है, डिसलेक्सिया में क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जो बच्चा समझेगा गलत या पढ़ेगा गलत, वो लिखेगा भी गलत। अगर वो बी को इस तरह से लिख रहा है, बी का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में इस तरह से बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे बेटा बी लिखो, तो वो इस तरह से कर देगा, यही लिखेगा ना। तो ये है, पढ़ने से लिखने में फ़र्क पड़ता है। लेखन संबंधी निर्योग्यता। अच्छा, पठन संबंधी जो निर्योग्यता उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं साइकोलॉजी में। फिर लेखन संबंधी निर्योग्यता, राइटिंग प्रॉब्लम, जब लिखने में बच्चे को दिक्कत होता है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। मतलब बच्चा लिखने में निर्योग्यपन करता है, उसको बोलते हैं 6 लिखने तो 9 लिख देता है। अच्छा ये पढ़ने में आ जाता है, 6 बोलते 9 पढ़ता है, उसको बोलते हैं, जैसे अभी हम बताए थे ई लिखने बोलते हैं तो उसके दिमाग में चूँकि बन चुका है तो इस तरह से लिख देता है। डी बोलते हैं तो डी इस तरह से लिख देता है ना। तो यही सब है। जैसे कुछ बच्चा को एन बोलते हैं तो वो किस तरह से लिख देता है,
एन इस तरह से लिख देता है। ये सब लेखन संबंधी नियोगिता है। गणितीय संबंधी, वो गणित नहीं समझ पाता है, गणित में कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया बोलते हैं लेखन संबंधी। पठन संबंधी नियोगिता डिसलेक्सिया, लेखन संबंधी नियोगिता डिस्ग्राफिया, गणितीय संबंधी नियोगिता डिस्कैलकुलिया। उसके बाद भाषाई नियोगिता, संवाद में समस्या आता है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, कम्युनिकेशन डिसेबिलिटीज भी कह सकते हैं। बच्चा खुद के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हकलाता है या फिर कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसमें भी 2-3 तरह का होता है। एक तो चाहता है तो बोल नहीं पाता है, एक ना चाहता है, शब्द है उसके पास लेकिन वो चाहता ही है नहीं बोलना, लेकिन एक है कि चाहता है लेकिन उसके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, हकलाता है। इसमें भी आता है डिस्फेजिया, अफेजिया। डिस्फेजिया में होता है कि थोड़ा मोड़ा एब्सेंट होता है, वो थोड़ा मोड़ा नहीं कम्युनिकेट कर पाता है, लेकिन अफेजिया में पूरी तरह वो एब्सेंट होता है, उसमें वो पूरी तरह से अच्छी रूप से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। फिर भाव दशा नियोगिता, जिसको बोलते हैं मूड डिसेबिलिटी, जो डिस्थीमिया बोलते हैं। डिप्रेशन वगैरह जो आता है, सही से वो किसी से बात नहीं करेगा, अकेले अकेले रहना पसंद करेगा, यही सब। फिर आता है गत्यात्मक नियोगिता, मोटर डेवलपमेंट में जो डिसेबिलिटी आता है, मतलब वो 5 साल का उम्र हो गया फिर भी उसको उसकी माँ नहा रही है, 6 साल की उम्र हो गया, 10 साल का उम्र हो गया फिर भी वो अपना काम खुद से नहीं कर पा रहा है, अपना कपड़ा नहीं धो पा रहा है खुद से। तो यही सब ऐसा जो है। मोटर के बारे में तो हम बता चुके हैं, मोटर डेवलपमेंट तो उसी में है। जब उसमें डिसेबिलिटी आएगा तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोटर स्किल, कार्यात्मक जो विकास होता है, चालक विकास में समस्या आने पे वो डिस्प्रेक्शिया कहलाएगा। कुछ क्षण के लिए मेमोरी लॉस हो जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये होता है एमनेजिया, जो कि आमिर खान को गजनी मूवी में है। हम सारी चीज़ें लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब आ गया, एक तो था ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम में आ चुका है। रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी, अधिगम तथा परिपक्वता में संबंध, ये पिछले बार आ चुका है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए, क्या पता कब क्या डाल दे। और अधिगम का एवं अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, आर छूट गया है। अधिगम का आकलन अब पहले जानते हैं, ठीक है, मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है हम उसका आकलन करने जा रहे हैं, उसको समझना है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अब जितना पढ़ें उससे एक अलग दिमाग से इधर आ जाइए। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है जिसके द्वारा हम किसी निश्चित अवधि में सिखाए गए ज्ञान को, जो अधिगमकर्ता ने अपने अंदर सृजित किया है, को मापते हैं। हम साल भर में या सप्ताह भर में या एक यूनिट को या एक टॉपिक को या एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद बोलते हैं बेटा अब इस टॉपिक का तुम्हारा टेस्ट है। जैसे हम ही यहाँ पढ़ा रहे हैं, अभी हम जितना पढ़ा चुके हैं S1, उसमें से कुछ क्वेश्चन दे देंगे पढ़ाया हुआ है मुझसे, तो ये हमारा टेस्ट हो जाएगा। हमने टेस्ट ले लिया, आपके सीखने का हमने आकलन कर लिया, आपको जो हम पढ़ाएं ये सिखाए उतने दिन उसका हम टेस्ट ले लिए, देखिए कि आपने कितना सीखा। ये हो गया अधिगम का आकलन, आपने जो अधिगम किया उसका आकलन करना। यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित समय सीमा में अधिगम करता, निश्चित समय सीमा हो जाएगा तो फिर निश्चित कोई टॉपिक ख़त्म होने के बाद, कोई यूनिट ख़त्म होने के बाद, कोई चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद, ख़त्म कर देने के बाद, समझ लेने के बाद अधिगमकर्ता द्वारा सीखे गए ज्ञान को मापते हैं। हमने जो कक्षा में पढ़ाया, एक चैप्टर को पढ़ाया, बोले बेटा इस सप्ताह में तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट है, फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक से चलना शुरू हो जाएगा। तो यह अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन में क्या, अधिगम का आकलन जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जान लेते हैं उसको। अधिगम के आकलन में संख्या या अक्षर या ग्रेड जैसे प्रणालियों को दिया जाता है। इससे पता चलता है, जैसे बच्चे को A+ मिला
बच्चा बहुत खुश होगा, बच्चा तो खुश होगा और शिक्षक समझेगा नहीं ये स्टूडेंट में दम है, ये स्टूडेंट अच्छा है, उससे उसके मन में भाव बनेगा। ठीक है। परिणाम का अधिगम के आकलन संख्या इतना अच्छा नहीं लगा। योगात्मक ये कहाँ से लिखा गया है, ये अलग से लिखा गया होगा, सॉरी। अच्छा, हो सकता है इसमें मानकों के साथ छात्र की उपलब्धि की तुलना की जाती है कि स्टैंडर्ड होता है, जैसे 30 मार्क्स 40 मार्क्स है पास करने का, या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से हम कंपैरिजन करेंगे, यही सब है। अब जैसे 40 मार्क्स से पास करने का, कोई पास नहीं हुआ है 40 मार्क्स में, कोई 40 मार्क्स से कम ले आया है, कोई 99 ले आया, तो हम बताएंगे कि इस बच्चे में ये बच्चा सही से नहीं सीखा है, हम जो पढ़ाए हैं उसमें इसको कुछ ना कुछ कमी हुआ है जिसकी वजह से इसको 40 मार्क्स आया है, सिर्फ पासिंग मार्क्स आया। तो ये कंपैरिजन हम कर पाते हैं। आकलन का परिणाम माता पिता अथवा अभिभावक, छात्र आदि को सूचित किया जाता है। हम 50 मार्क्स का टेस्ट लिए, अब बोल दिए जो भी 40 से कम लाएगा उसके हम पेरेंट को बता देंगे। अब हुआ क्या, सब बच्चे मेहनत किए, सारे बच्चों ने मेहनत किया, कोशिश किया 40 से नीचे न लाने का, एक बच्चे 40 से नीचे ले आए। अब हम उसको क्या डराएंगे कि देख लो बेटा, अब हम तुम्हारे अभिभावक को, पापा को फ़ोन करने वाले हैं। बच्चा क्या होगा, डरेगा। तो इस स्तर पर यही समझ होना चाहिए कि इस बार छोड़ दें, अगले बार से उसके अभिभावक को बताया जाए। लेकिन सेंस ये हुआ कि आकलन का परिणाम जो होता है उसको हम माता पिता, अभिभावक या फिर छात्र को ही बताते हैं, छात्र को ही हम बता के रुक गए, है ना, सूचित किया जाता है। आकलन इकाई समाप्ति के अंत में होता है। जिस तरह से अभी हम बोले यूनिट समाप्त होगा, या फिर कोई चैप्टर समाप्त हो गया, कोई बुक समाप्त हो गया, या फिर जो हमारा 1 साल का है अवधि, वर्ष भर का जो एक पाठ्यक्रम होता है वो ख़त्म हो गया, तो अभी हम टेस्ट ले लेते, परीक्षा ले लेते हैं ना। आकलन इकाई समाप्ति। अच्छा, यह लिखित, मौखिक अथवा गतिविधि आधारित भी हो सकता है। लिखित तो समझ में आ रहा है एग्ज़ाम, मौखिक बोल के हम बोले कि आओ बच्चे, जिनको याद है कुछ स्पीच दे दो, या फिर कुछ प्रश्न पूछ लिए खड़ा कर करके, तो उससे हम एक मार्किंग करते गए तो पता चलेगा। गतिविधि आधारित है कि कुछ गतिविधि करा के हमने जो सिखाया है, या किसी भी क्षेत्र में जो सिखाया है उसका हम आकलन कर लेंगे। अब इस शिक्षक की भूमिका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक की भूमिका क्या है, प्रभावशाली आकलन के लिए एक शिक्षक पारदर्शिता अपनाए, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, स्वच्छ तरीके से आकलन करना, और जिस साक्ष्य के आधार पर हम आकलन करेंगे वो सही हो, मतलब वो त्रुटिपूर्ण न हो। जिस साक्ष्य के आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे या आकलन करेंगे जिस साक्ष्य के आधार पर। छात्रों को अपनी क्षमताओं तथा कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करने वाला आकलन करें। हम ऐसा आकलन करें जिससे छात्र अपने योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए स्वतः ही अभिप्रेरित हो। हम कुछ उसको करें ना, डिस्टर्ब ना करें। आकलन प्रक्रिया में इस चीज़ को शामिल किया जाए। अधिगम को पूरी आकलन प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। अध्यापक को बता देगा वो बच्चे को, हम इस प्रकार से टेस्ट लेने वाले हैं, तुम लोगों का ये होगा, इतना मार्क्स में पास हो गए, नहीं होने पे तुम्हारे गार्जियन को फ़ोन किया जाएगा। तो यही सब वो हम बच्चे को बता दिए। अधिगम का आकलन अब निम्न तरीके से हो सकता है। कक्षाई टेस्ट हो सकता है, वीकली टेस्ट हो सकता है, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, साल भर में जो एग्ज़ाम होता है, यही सब हो गया। अब तो ये ख़त्म हुआ। अब आता है अधिगम के लिए आकलन। वीडियो कितना लंबा हो गया है, और 39 मिनट। अधिगम के लिए आकलन मूल रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन है, जो कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है और गुणवत्ता प्रदान करता है, साथ ही प्रक्रिया को प्रभावशाली भी बनाता है। मतलब जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको अधिगम के लिए हम आकलन करते जाते हैं। मतलब हम पढ़ा रहे हैं एक टॉपिक,
या फिर कुछ समझाए, फल के बारे में समझाए, बच्चा फल के बारे में पूछता है सर ये क्या होता है, हम उसी समय उसका प्लॉट पे ऑन द प्लॉट उसको बता दिए बेटा फल ये होता है, फल से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, फल बहुत सारा होता है, इसके बारे में हमें पेड़ से मिलता है। तो ये जैसे प्रॉब्लम आया हम उसको सॉल्व कर दिए। ये हुआ अधिगम के लिए आकलन। शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन जो कि हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। हम जब समझा दिए तो बच्चा फल के बारे में समझ गया है, यही है, प्रदान करता है, साथ ही क्रिया को प्रभावशाली भी बनाता है। इसके अंतर्गत हम छात्रों को जानते हैं, छात्रों की योग्यताओं को जानते हैं ना, समझते हैं, उनकी योग्यताओं का पता लगाते हैं, छात्र स्पष्ट रूप से अधिगम कर पा रहा है या नहीं यह समझने का भी प्रयास करते हैं, और उसी अनुरूप हम शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण विधि या फिर TLM का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम फल की ही बात की, फल पढ़ा रहे हैं, हम समझ लिए कि बच्चे में फल को किस तरह से पढ़ाना है। अगर हम बोलेंगे कि बच्चों चलो फल का चित्र बनाना शुरू करो, तो कोई बच्चा होगा बनाएगा नहीं बनाएगा। लेकिन हम क्या किए, जिस फल के बारे में, आम के बारे में पढ़ा रहे हैं, सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं, आम हमेशा मौजूद नहीं होता है, सेब के बारे में पढ़ा रहे हैं, एक सेब ले आए, सेब दिखा दिए बच्चे को। अब क्या हुआ, बच्चे में एक दृश्य बन गया, तो सही TLM का हम प्रयोग किए। इसी प्रकार से बच्चे के अनुरूप हम कोशिश करेंगे इंडक्टिव मेथड जिसको कि बोलते हैं, बहुत गलत लिखा रहा है हमसे, इंडक्टिव मेथड जिसको कहते हैं आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। आगमन विधि द्वारा बच्चे को समझाएंगे, खेल द्वारा समझाएंगे, प्रदर्शन विधि द्वारा समझाएंगे। अच्छा, ये हो गया। आदमी में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं, ये होता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन के 2 प्रकार है, निदानात्मक या नैदानिक भी बोल देंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, रचनात्मक या फिर निर्माणात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। निदानात्मक आकलन क्या है, हम इसके अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करने वाले बालकों की पहचान करना, ताकि उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधि अथवा आवश्यक सामग्री का प्रयोग करके उन्हें सफल बना सके या फिर उनकी समस्याओं को दूर कर सके। चूँकि आ रहा है उसको समस्या, यही है, ये तो आसानी है, समझ में आ ही रहा है कि निदान में कि हम समस्या को पहचान करेंगे और बालकों के अनुरूप उसको जिस भी हमें सामग्री का या फिर शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़े उसके द्वारा हम उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। वो ऑन द प्लॉट ही होगा ये सारा। इसमें जो है, इसमें शिक्षक, अच्छा शिक्षक की भूमिका कहाँ है, अच्छा भी देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन फिर क्या है, आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय ये जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया। हम जिस तरह से अभी हमने जो उतना डिस्कस किया उसमें हम जैसे लाइव होता तो कुछ क्वेश्चन पूछ देते, इस तरह से हमको पता चलते जाता कि हम जो पढ़ाएं आप लोगों ने कितना वो सीखा, कितना वो अर्जित किया, ये हो जाता। रचनात्मक पाठ के बीच में किया जाता है, यह जो रचनात्मक आकलन है यह पाठ के बीच में ही होता जाएगा, वो भी पाठ के बीच में ही होगा, लेकिन उसमें क्या है कि हम बच्चे का पहचान करेंगे, किस प्रकार की वो समस्या है, उसको बाद में कोशिश करेंगे। कक्षा ख़त्म हुआ बोलेंगे चलो बच्चे तुम लोगों में ये प्रॉब्लम था, आ जाओ एक अलग से क्लास ले लो, सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएगी। ये हुआ। यह आकलन छात्र को यह जानने का भी अवसर प्रदान करता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अब बच्चे को इस आकलन में पता चलता है, हम बच्चे जैसे बच्चा को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चा जोड़ नहीं समझ पा रहा है, हासिल वाला घटा नहीं समझ पा रहा, 5-9 है 5-2 है 3-5-2-3-5, इसको वो नहीं बना पा रहा है, नहीं घटा पा रहा है, तो उस बच्चे को समझ में आ पा रहा है कि हम हासिल वाला घटा नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षक उसको इस तरह से फिर से समझाएगा हासिल वाला घटा। इस आकलन में छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। अच्छा, ये अभी हो गया ये ख़त्म। जिनको ये PDF चाहिए होगा व्हाट्सएप पे आइएगा, मैसेज कीजिएगा और फिर ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।